में दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। किस लिए मतलब फेवरेट बना? गांव का लड़का जो आज की डेट में जो पढ़ाई करता है, बाइक लेके घूमता है, उस उम्र में आपको विदेश से ऑफर आ रहे हैं, भाई आओ प्रोग्राम करो, अब कैसी सक्सेस चाहिए? सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। उत्कर्ष पांडे नशा वशा भी करते हैं, ऐसा क्या है बीच में कुछ, क्या नशा करते हैं? सुबह से शाम तक करता हूँ, रात में भी करता हूँ। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। बांदा चित्रकूट हमारे यहाँ की खर भाषा है, नहीं बहुत और बहुत ही प्यारी भाषा है। तो हमारे साइड की जो बुंदेली मैं उसको गाता हूँ। ठीक है। रेलिया बेरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बेरन। नेशनल वाले रहते, मेन स्ट्रीम मीडिया के भी रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो लोग हमें देखते रहते हैं। हाँ। तो बोलेंगे कुछ नहीं, बस ऐसे देखते रहेंगे। हाँ। क्या है तो ये ऐसी इंटरनेशनल भाषा है बांदा चित्रकूट की कि ये बांदा चित्रकूट के अलावा कहीं नहीं बोली जाती। हाँ जी बिल्कुल। आता बुंदेलखंड में, लेकिन हाँ। देखिए बुंदेली भाषा ही अलग है। तो वहाँ जाना है, कैसे जाए? तो दूसरा आदमी उनको बहुत हे दृष्टि से देख रहा था कि यार ये गुटका खाता है। तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। हर गाने में भगवान को तू करके जो संबोधित किया जाता है कि तू ही मेरी माँ, तू ही ममता, तू ही पिता है, ये कोई भी आप गाना ले लीजिए, हर गाने में जो भगवान के लिए तू होता है वो क्यों होता है? वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा कहा, मैंने कहा दीदी मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ता और मुझे कृपया बख्श दीजिए। अभी नहीं कर सकता, बाकी जब टाइम होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। दहिया से चाल गई ले छोड़ के हम के, जिंदगी भइल बा सुनसान हो, जाए चलदा ले आवा खबरिया, जाए चलदा ले आवा खबरिया। तो ऐसा हो गया कि पवन सिंह ठाकुर का है और खेसारी लाल यादव का है। तो आजकल ऐसे ऐसे बंटवारा है। कुछ लोग कहते हैं उत्कर्ष पांडे के अंदर घमंड बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एटीट्यूड होना चाहिए बट घमंड नहीं होना चाहिए। मुख तेरा देख के चांद शर्मोनाए, रब भी बना दे तेनू आप पछताना है। दूसरा गाना मेरे पास था नहीं कि अब दोबारा रोने में क्या गाते, जब है ही नहीं प्रसंग में तो मैंने वहां पे कंपोज कर दिया। मत रोना मेरे लाल तू तो, मत रोना, मत रोना मेरे लाल तू तो। हमेशा फोकस करिए अपने एम पे, जो हमें करना है, जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल को देखिए। और ये लोगों का कहना है, लोग शुरुआत में बहुत हंसते हैं, मेरे ऊपर भी लोग हंसते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय ठाकुर। किसी संगीतकार ने क्या गजब की लाइन कही है कि यदि आपका विश्वास प्यार और संगीत में कम है तो यकीनन अंत जो है वो बहुत छोटा होगा। और ये लाइन वो लोग बखूबी समझ गए होंगे जो संगीत और प्यार में थोड़ा सा भी भरोसा रखते हैं और थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं। और ये सब बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक विश्वास ही है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। एक गांव का लड़का जो कि गांव में रहता था और वो जो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें हमें जो चाहिए होती है, जो हमें एक टाइम पे नीड होती है कि हम ये चीज़ हमें चाहिए,
वो चीज़ें उस टाइम पे उस लड़के को नहीं मिला करती थी। अगर वो खाना भी चाहे तो अपनी मर्जी का नहीं खाता था। और आज उस लड़के को विदेशों से भी ऑफर आ रहे हैं। आज हम लोग दिल्ली में बैठ के ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अलावा बाहर से भी उसको फ़ोन आ रहे हैं और लगातार उनके जो गाने हैं, उनके भजन हैं, उनकी गज़लें हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, उत्कर्ष पांडे हैं हमारे साथ। उत्कर्ष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है देश मोर्चा न्यूज़ में। जय श्री राम सभी को। जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो शुरुआत है ये कैसे हुई थी कि एक लड़का जो कि गांव में पैदा होता है और गांव में रहता है, उसका परिवेश गांव का है, कैसे ये संगीत में आने की कैसे तैयारी हुई? हाँ जी, जब मैं 4-5 साल का था तब गांव में मेरे पापा एक प्राइवेट टीचर हैं और उस टाइम पे पापा की तनख्वाह ज़्यादा 2025 हुआ करती थी और मुझे कुछ भी चाहिए अगर हम लोगों का सीमित खर्च था। और जब मैंने ये सब चीज़ें देखी और मुझे कुछ भी खाना है दुकान से, तो ऐसा नहीं है, पापा दिलाते थे, पर वो कैसे दिलाते थे, अपना पेट काट करके दिलाते थे कि आज अपने बच्चे को मैं ये दिला देता हूँ और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बट फिर जब मुझे समझ में आया कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफ में पता नहीं क्यों भगवान ने एक एनर्जी डाल दी थी और मुझे बचपन से ही समझ में आ गया था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और मुझे ही करना है जो करना है। तो फिर मैंने संगीत ज्वाइन किया और 5 साल की उम्र से मैं हारमोनियम वगैरह सब सीखने लगा और सीखते सीखते भगवान की ऐसी कृपा हुई कि प्रोग्राम में लोग बुलाने लगे मुझे और प्रोग्राम में जाते जाते बस आप सब लोगों की कृपा से सब जानने लगे मुझे। नहीं तो घर में आपके कौन कौन रहा, मतलब घर से कैसा सपोर्ट मिला? या घर में पहले मम्मी पापा नहीं सपोर्ट करते थे। पहले जैसे मैं गाँव, मम्मी पापा क्या चाहते थे कि उत्कर्ष पांडे क्या बने? उत्कर्ष पांडे मम्मी पापा तो ये चाहते कि पढ़ लिख के डॉक्टर बने, अच्छा, या तो इंजीनियर बने, ऐसा कुछ। और जब मैं छोटा था तब मैं बोला करता मैं क्या बनूंगा, तो मम्मी बोला करती थी कि या तो इंजीनियर बन जाना, तुम डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, फिर सब लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों मेरा ध्यान संगीत में ही लग रहा था शुरू से ही, बचपन से ध्यान संगीत। हाँ, शुरुआत से ही मुझे संगीत अपने ऊपर खींच रही थी। जैसे गांव में कीर्तनें हुआ करती थी, मैं रात में 11 बजे 12 बजे घर कूद के भग जाया करता था। कहाँ भग जाते थे? कीर्तनों में। अच्छा। जैसे गांव में कीर्तनें होती हैं, तो एक बार क्या हुआ कि कीर्तन में मैं गया तो वहाँ मुझे 700-800 रुपये इनाम मिले। मैं घर आया तो मम्मी जब देखी तो मम्मी एकदम से जब रात में मैं उनके बगल से उठा तो उनको एहसास हो गया कि नहीं यार लड़का नहीं मेरा। 1 घंटे बाद तो उन्होंने पूरा छाना भी ना, तो फिर मैं नहीं मिला वहाँ पे। तो पापा को भेजा कि जाओ वहाँ कीर्तन में होगा। उन्हें पक्का शक हो गया कि नहीं वहाँ पे ही होगा। तो पापा मेरे आए, मुझे लिवा के वहाँ से चले आए, तो मैं कीर्तन में 700-800 रुपये पाया। अच्छा। तो मम्मी मेरी उसको चितड़ा फाड़ दी, जबकि हमारे घर में पैसे ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तब भी मम्मी उसको फाड़ दी। मम्मी ने फाड़ा क्यों, आपने पूछा नहीं? नहीं, मम्मी ने कहा कि बेटा मैं इसलिए फाड़ रही हूँ इसको कि तुम्हें याद रहे कि संगीत में तुम्हें नहीं जाना है। अच्छा। और मतलब उनका कोई मन नहीं था कि संगीत में जाऊँ। फिर जब 2018 में मैं सब रियलिटी शो वगैरह इसमें प्रतिभाग करने लगा, तो 2018 में मैं पापा को दिल्ली लेके आया। दिल्ली में जब स्टारों के साथ उन्होंने मुलाकात की तो पापा को अंदर से एहसास हुआ। और उन्होंने एक चीज़ और देखा, मुझे अब भी कहा करते हैं और लोगों से भी कहते हैं कि जब वहाँ पे मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे पापा बोलते हैं वहाँ पे मैंने देखा कि एक से एक के बिजनेसमैन, एक से एक के बड़े बड़े लोग वहाँ पे लाइन में खड़े अपने बच्चों के साथ, और हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं तब भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जब पापा आए और उनकी आंखें खुल गई, तो यहाँ से हम लोग चित्रकूट जब गए तो चित्रकूट में पापा मुझे हर चीज़ मुहैया कराने लगे, हारमोनियम, गिटार, हर चीज़। और शुरुआत से एक आदमी है सिद्धार्थ पांडे, मेरे बड़े भाई हैं, उनका सपोर्ट बहुत रहा है मेरी लाइफ में। मेरे पास 2500 रुपये नहीं थे, मैंने 2500 का गिटार ऑर्डर किया था। अच्छा। मेरे पास 2500 रुपये नहीं थे कि मैं गिटार वाले को पैसे दे दूँ। मैंने भैया को फ़ोन लगाया कि भैया 2500 रुपये मुझे चाहिए गिटार के लिए, तो तुरंत मुझे अपने घर बुलाया, 2500 रुपये मुझे दे दिए उन्होंने। और उनकी हारमोनियम। तो वो आपके सगे भाई हैं? नहीं, सिद्धार्थ पांडे युवा नेता है हमारे यहाँ के, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। अच्छा। और सगे भाई तो नहीं है पर सगे भाई से बढ़ के हैं।
अच्छा, वो मतलब हर चीज में सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सपोर्ट करते हैं, अब भी सपोर्ट करते हैं, पहले भी सपोर्ट करते थे। तो जैसे आपने बताया कि घर वाले नहीं चाहते थे, हाँ। फिर उसके बाद आप दिल्ली आए, यहाँ पे सिंगिंग के जो शो होते हैं उनमें आप गए, वहाँ पे बात नहीं बनी। हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जैसे यहाँ से जब वापस गए तो ये सीखे कहाँ से, कैसे? कोई कोर्स वोर्स किया, पढ़ाई करी, या फिर नहीं, सीखा तो कहीं नहीं हूँ, बस एक होता है ना गॉड गिफ्टेड। तो मुझे शायद भगवान, मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किया रहा हूँगा, तो भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट दे दिया था इसको। और उसी चीज़ से मेरा बचपन से ही इसी में दिल लग रहा था, और बेसुरा मैंने कभी गाया नहीं, भगवान की ऐसी कृपा हुई। तो ऐसा कौन कहता है कि आपने बेसुरा, मतलब जनता बोलती है कि आप? जनता भी बोलती है, और एक होता है अंदर से दिली एहसास होता है। तो जैसे मैं बेसुरा, अगर मान लीजिए कोई बंदा अगला बंदा हो रहा है तो वो तुरंत कानों में खनक जाता है मेरे। लेकिन मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो गाते बहुत बेसुरा है, हाँ, लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। लड़कियां भी हैं इनमें, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत बेसुरा गाती हैं, लेकिन अपने आप को बहुत एकदम नेहा कक्कर की बड़ी बहन समझती हैं। हाँ जी। तो बेसुरा गाने वाला अपने आप को कैसे कहेगा कि मैं बेसुरा हूँ? सब तो अपने आप को अच्छा बोलते हैं। हाँ, वो तो है, बेसुरा गाने वाला तो नहीं बोल सकता। बट मतलब मुझे क्या है कि जैसे आप भी है तो कोई अच्छी चीज बजा दीजिए, उसमें अगर एक स्वर अगर गलत लगा है तो आपको अगर प्रैक्टिकल करना तो अभी कर लीजिए। अगर एक स्वर अगर गलत लगा है तो मेरे कानों में खनक जाएगा। अच्छा, हाँ, वो मतलब समझ इतनी आ गई है। हाँ, सूझबूझ, एक तरह से सूझबूझ कहा जा सकता है, समझ सकते हैं। अगर कोई दूसरा सामने गा रहा है स्टेज में तो भी आप समझ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा गलत है। हाँ, अभी एक अपने यहाँ लोकल में शो हुआ करता है, जैसे कोई महोत्सव हुआ करता है, उसमें मैं जज भी रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ जी, तो इसी कारण से थोड़ा सूझबूझ के कारण मुझे जज बनाया गया था, और मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पे जजमेंट की थी। मतलब संगीत की अच्छी पकड़ है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, अभी 3 साल पहले मेरे गुरुदेव रामजी सोनू त्रिपाठी, उनसे मुलाकात मेरी हुई, और उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। उनका ही गा रहा हूँ मैं। जब 8-9 साल का था तब से मुझे किसी ने उनकी वीडियो दिखाई थी, तो तब से मैं उनका फैन था। फिर उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया और उन्होंने बुलाया। जब से उन्होंने मुझे बुलाया तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई, और तब से ही मुझे लगा कि मैं कुछ गा रहा हूँ। ज़्यादा तो नहीं गा पाता। तो अभी भी रियाज वगैरह करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। रियाज तो कितना रियाज हो जाता होगा? रियाज तो मान लीजिए 2 घंटा सुबह और 3-4 घंटा शाम को। अच्छा। हाँ जी, और ज़्यादा रियाज कर नहीं पाता बिकॉज थोड़ा सा प्रोग्राम ही रहते हैं। अभी आप जानते ही हैं कि शिमला से आया हूँ मैं, शिमला में प्रोग्राम था, तो ऐसे ही देश विदेश हर जगह प्रोग्राम की वजह से बहुत कम रियाज कर पाते। लेकिन एक चीज़ जो जनता देख रही है आपको, या फिर जो भी लोग आपको देख रहे हैं सिंगर बनना चाहते हैं, तो वो लोग, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क होता है, इसकी पढ़ाई भी होती है, लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग हैं एक्सपीरियंस बहुत लेते हैं, उसके बाद तो बहुत कंफ्यूजन सा ये एक सब्जेक्ट है कि भाई कुछ लोग हैं कि पढ़ाई करने के बाद भी नहीं सही से गा रहे हैं, कुछ लोग हैं बिना पढ़ाई किए, बिना पास हुए हर जगह से वो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो सिंगिंग में अगर प्रैक्टिकल में आप जाए तो बहुत बड़ी एक मिसाल बन जाते हैं। तो आपका जो आपने अभी तक जो जितना भी समय दिया, जितनी भी आपकी उम्र है, जितना एक्सपीरियंस रहा, इसमें से क्या आप कहेंगे कि मतलब संगीत जो है वो क्या है? अगर एक लाइन में बताना चाहें, पढ़ाई है या फिर सीखने के बाद जो है वो एक संगीत? इसको पढ़ाई तो नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई तो मान लीजिए एक नॉर्मल हो गया। जब तक आपके अंदर सूझबूझ नहीं है, जब तक आपके अंदर स्वरों को पहचानने की क्षमता नहीं, तब तक आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते संगीत के क्षेत्र में। क्योंकि आजकल क्या ट्रेंड चला है कि अगर बंदे से हारमोनियम बनने लगी तो सीधे ऑर्गन खरीद करके भागवत मंच है और तमाम सारे प्रोग्राम करने लगते हैं, और उन्हें ये पहचान है कि मेरा सा कैसे लग रहा है। शुद्ध सा तक नहीं लगाते हैं, पहले अपने सा को सा दिए। और मैंने पढ़ाई तो नहीं की संगीत की, तब भी गा रहा हूँ, और भगवान की ऐसी कृपा है कि जहाँ भी गाया हूँ। तो इससे क्या मैसेज जाएगा जो यूथ जो देख रहा है, लड़कियां हो या लड़के हो जो सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज देना चाहूंगा कि पढ़ाई जरूरी है, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल रियाज सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सबसे ज्यादा रियाज जरूरी है। जो करेगा रियाज वही करेगा राज, हमारे संगीत में कहावत है। ठीक है, तो मेरा एक ही मैसेज है कि प्रैक्टिकल पे कम ध्यान दे पर रियाज पे ज्यादा ध्यान दे। क्योंकि प्रैक्टिकल मेरा एक कॉलेज है GIC, तो मैंने कई बार देखा है कि नहीं इतनी ज़्यादा
तो उनके पास वो क्षमता नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, वो क्षमता नहीं है कि किसी को प्रैक्टिकली बता सके। और थ्योरिकल तो बहुत उनके पास, जैसे बोल दो कि मैम इस राग का सरगम बता दीजिए तो पूरा मुंह जुबानी रटा है। अच्छा। और उसको प्रैक्टिकली हारमोनियम से तो शुद्ध हारमोनियम भी नहीं बजा पाते हैं। तो यही होता है कि जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं मजबूत है तो आप थ्योरी लेकर के क्या कर रहे हैं। बस यही हो सकता है कि एक टीचर बन सकते हैं, संगीत का टीचर। और सरकार हमारी ऐसी है कि किसी को भी कहीं भी बैठा देती है। हाँ, उसका तो कहना नहीं है, पर ठीक है, प्रैक्टिकल पे कम ध्यान दें तो थ्योरिकल पे कम ध्यान दें, प्रैक्टिकल ज्यादा। हाँ जी। आप जैसे कहीं जाते हैं तो आपको मतलब आप खुद का अपना मंच चलाते हैं या फिर किसी की टीम में एक हिस्सा है? मेरा खुद का म्यूजिकल ग्रुप है, रॉयल म्यूजिकल ग्रुप। अच्छा। और भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे किसी के पीछे नहीं गाना पड़ता है और ना मैं पीछे गा पाता हूँ, किसी के पीछे मैं गा नहीं पाता हूँ। और भागवत मंच भी करता हूँ, तो उसमें हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यास हैं और सबसे हमारे जो परम पूज्य आदरणीय महेंद्र मिश्र मानसमणि जी हैं। अच्छा। उन्हीं की कथा में अभी शिमला गए थे और वो हमारे परमानेंट व्यास हैं। तो अगर आपसे ये जानना चाहूँ मैं कि आपको जैसे गाना तो बहुत तरीके के होते हैं, कुछ लोग सूफी भी गाते हैं, कुछ लोग भोजपुरी भी गाते हैं, कुछ लोग भजन गाते हैं, कुछ लोग गजल गाते हैं। आपको सबसे ज्यादा फेवरेट क्या लगता है कि ये वाला बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद, ये जनता को सुनना चाहिए? पसंद तो सबसे पर सूफियाना मेरा अंदाज है और मुझे सूफियाना ही पसंद है। अच्छा। मैं कुछ भी गाऊंगा तो उसको सूफियाना में ही डाल देता हूँ। हाँ, भोजपुरी गाता हूँ। भोजपुरी में अश्लीलता बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं। हाँ जी, वो तो है। आजकल को लेके क्या विचार है? और नहीं, ये सब तो भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि कितने गंदे गंदे गाने बन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। नहीं, मैं सुना रिमोट से ये करता वो करता। हाँ, सुना हूँ, बट एक भोजपुरी के एक सिंगर थे, मुझे एक बार मेरे पटना में गया था प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि जितना अश्लील गाना होगा उतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चलेगा। तो मैंने कहा ये तो आप ट्रेंड कमा लिया, आप फैन फॉलोइंग बढ़ा लिए वो, और डीजे में बज गया आपका गाना, शादियों में बज गया तो आप खुश हो गए, बट उससे जो भोजपुरी भाषा है उसका जो अपमान हो रहा है उसको कौन देखेगा? तो केवल भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। अपनी भाषा के लिए कम से कम जागरूक हो। जैसे हम लोग हिंदी गाते हैं और हिंदी के लिए हम लोग जागरूक है कि नहीं, हमें भजन गाना है, हमें ये गाना है, तो उसमें हम लोग अश्लीलता नहीं प्रकट करते हैं। और भोजपुरी में क्या है कि उनको यही लगता है कि जितना अश्लील होगा उतना फेमस होगा। जो भी सिंगर हैं, मैं तो हालांकि ऐसे लोगों को सिंगर नहीं मानता जो अश्लीलता को परोस करके अपना फेम बटोरते हैं, लेकिन उनसे मेरा सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी गंदगी फैला करके आप फेम कमा लो, आप वायरल हो जाओगे, उनसे मेरा सवाल है क्या वो गाना जो आपने अश्लीलता जो परोस दी इस गाने पे, और वो जो ट्रैक आपका एक बना हुआ रखा है, उसको क्या आप अपनी बेटी के साथ सुन पाएंगे? क्या आप अपनी बहन के साथ सुन पाएंगे? माँ के साथ सुन पाएंगे? क्या अश्लीलता तो बहुत लोग फैला रहे हैं, हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जनता सुन रही है। मतलब जनता क्या, सोशल मीडिया एक ऐसा फ्रेम है कि उसमें जो भी चीजें आएंगी तो लोग देखेंगे जरूर, क्योंकि आज हर घर में फोन है, हर बंदे के पास फोन है, चाहे वो 4 साल का लड़का वो भी फोन जानता है, 2 साल का लड़का वो भी फोन जानता है। लेकिन ये अश्लीलता के पीछे जनता की भी कहीं ना कहीं भागीदारी है कि नहीं है? जनता की पूरी भागीदारी है, क्योंकि उस चीज का विरोध करें। अश्लील बना रहे हैं तो आप उनको क्यों सुन रहे? हाँ जी, बिल्कुल जनता की भी भागीदारी है, बट अब उसका कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता हर चीज के लिए जनता खुद जिम्मेदार है। हर जनता भी जिम्मेदार है, ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं। हाँ, जो बना रहे हैं। ऐसे बनाएंगे नहीं तो जनता कैसे सुनेगी? हाँ, ये तो है। किसी ने तो शुरुआत की ना इससे, लेकिन इसके पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री तो पहले भी थी। हाँ जी। पहले भी लोग गाना सुनते थे, लेकिन ये चीजें नहीं थी। हाँ जी। तो ये तो समाज में गलत परोसा जा रहा है। हाँ, तो टाइम के हिसाब से बदल रहा है। अब जैसे अपने बॉलीवुड में भी पहले कितने अच्छे गाने हुआ करते थे। जैसे अभी हम लोग कार में सफर करते हैं तो सन 90 के जो गाने हैं उनको सुनकर के इतना दिल खुश हुआ करता है, सफर का आनंद ही अलग हो जाता है। और जो अब के गाने हैं, पानी पानी हो गई, क्या हो गई, ये हो गई, तो ये सब गाने नहीं अच्छे लगते मुझे। मैं खुद मुझे नहीं पसंद है। और कई सारे भजन गायक हैं जो इसी हिंदी को उठा रहे हैं और देश विदेश में हर जगह परचम लहरा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, गांव में लोग कहते हैं कि परदेश कमा रहे हैं, लड़का परदेश में है। हाँ जी।
परदेश से याद आया, एक गाना था और मैं चाहूंगा कि उससे थोड़ा सा शुरुआत हो जाए। वो गाना था कि मेरा गांव मुझे याद आता रहा, ऐसे करके कुछ गाना है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ आपने अपना मटेरियल कुछ ऐड किया है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, क्योंकि ये मैंने एक कुमार सत्यम है, उनके मुंह से सुना था, तो वो थोड़ा अलग तरीके से गा रहे थे। हाँ जी, हर सिंगर का अलग अलग गाने का लहजा होता है। हाँ। और मेरा जो लहजा है तो मैं सूफियाना गाता हूँ। और मेरा गाने को आप मॉडिफाई कर देते हो कुछ? मेरा अपना मत है कि हर गाने को अपने लहजे से गाना चाहिए। अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तभी आप ट्रेंड में आएंगे, तभी आपको लोग पसंद करेंगे। नहीं गाते तो सब है, सिंपल सब गाते हैं। मेरे जैसे मेरे उम्र के पता नहीं कितने सिंगर हैं जो आजकल रोडों पे गा रहे हैं और उनको ऐसा फ्रेम नहीं मिल रहा, बिकॉज उनमें कोई अच्छी चीजें लोग देखते नहीं। और जब हमें कोई अच्छी चीजें मिलेंगी तभी लोग हमें पसंद करेंगे, तो इसलिए मैं अपनी चीजें उसमें लगा देता हूँ। कोई आप जैसे स्टेज प्रोग्राम करते हैं, हाँ जी, वहाँ पे बहुत सारे लोग फरमाइश करते होंगे। हाँ। बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ये गाना गाया जाए, ये ऐसा गाना गाया जाए। भक्ति में है, वहाँ पे भी ऐसा होता है। आप हमेशा दूसरों की फरमाइश करते हैं पूरी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो इतने सालों में जो आपका फेवरेट रहा हो, कुछ अपना मन पसंदीदा जो हो, अब वो सुनाए कुछ। मुझे तो शुरुआत जो उत्कर्ष पांडे के दिल की आवाज हो, जिस गाने में एकदम लगता होगी नहीं ये मैं ही हूँ। शुरुआत से ही मुझे एक गाना बहुत ज्यादा पसंद था और मैं शुरुआत में भी गाता था उसको। आना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बहुत बढ़िया। ये किस लिए मतलब फेवरेट बना, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी ये है कि नुसरत फतेह अली खान जी, मैं उनको बहुत सुनता था। तो एक दिन पापा मेरे सुन रहे थे इस गाने को, तो मैं गाया 2-4 लाइन। फिर पापा भी मेरी संगति के, पापा भी मेरे थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। अच्छा। तो तब से पता नहीं क्यों एक इसी को गाने लगा मैं सबसे ज्यादा। और एक कहानी और है, मैं हारमोनियम पे सबसे पहले यही गाना बजाना सीखा था। अच्छा। लोग परदेसी परदेसी गाते हैं और कहते हैं परदेसी परदेसी बहुत सरल है, उसको हारमोनियम बजाते हैं। और मैंने शुरुआत में ही इसको बजाया था हारमोनियम में, तो इसलिए मेरा हो गया। एक पापा ने गाया वहां से हो गया। हाँ जी। तो और ये जो इसके लिरिक्स है जो, हाँ लिरिक्स भी बहुत कह रहे हैं, उनका क्या? अच्छा, लिरिक्स जो है तो उस टाइम पे तो मेरे समझ में नहीं आते थे
कि तुम्हें दिल लगी क्या है ये, वो तो अब थोड़ा सा उम्र के साथ समझ नहीं आती थी नहीं क्या होती क्या हाँ जी। अच्छा। और अब उम्र के हिसाब से मैच्योर हो गया हूँ, तो अब समझ में आता है आजकल का जब जनरेशन देखता हूँ कि नहीं यार, दिल लगी ये होती है, भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर के देखो। और इस चीज को हम दो नजरिए से, हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो नजरिए से देख सकते हैं। एक मोहब्बत हो गई मान लीजिए संगीत से मोहब्बत, और एक जो आजकल के ट्रेंड में चला है, तो एक वो मोहब्बत हो गई। तो थोड़ा सा अब इस गाने का अर्थ समझ में आया, लिरिक्स भी बहुत बढ़िया है। पर जो दूसरे तरीके की मोहब्बत है उसके विषय में कुछ है क्या, मतलब उत्कर्ष पांडे का अपना कुछ ओपिनियन कि इसलिए भी फेवरेट रहा है ये अपना? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी तो क्योंकि आप जवान भी हैं, अभी बहुत सारे लोग जो हैं इस उम्र में तमाम रास्ते हैं वहाँ चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग नशे की रास्ते में चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं। मेरा ओपिनियन एक ही है कि जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक इन सब चीज़ों पे ध्यान ही ना दे, सबसे पहली बात। तो ठीक तो है, वो गांव का लड़का जो आज की डेट में जो पढ़ाई करता है, बाइक लेके घूमता है, उस उम्र में आपको विदेश से ऑफर आ रहे हैं भाई आओ प्रोग्राम करो, अब कैसी सक्सेस चाहिए? नहीं अभी वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे अभी मेहनत भी बहुत करनी है। अभी मेरी शुरुआत है और आगे देखते हैं भगवान की कृपा कैसी होती है। और एक इसी में एक गाना है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मेरे बाके बिहारी से कहना है। अच्छा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, अगर तुम कृपा ना लोगों पे करते तो ये जो तुम्हारा अदालत है, जो तुम्हारा मंदिर है, ये सूना ही रहता हमेशा, कोई भक्त वहाँ पे न जाता। जब हम लोग और मैं तुम्हें दिल लगी इसको नहीं मानता, मैं तो कृपा की ना होती आदत तुम्हारी इसको मानता हूँ। अच्छा। और उसी पे ध्यान देता हूँ। अभी उस चीज का टाइम ही नहीं है। अभी मेरी एज भी उतनी नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। हालांकि ऐसा नहीं है, फैन फॉलोइंग भी आती है, जैसे प्रोग्राम में जाता हूँ तो आजकल ऐसा होता है, तो होंगी सामने से। हाँ जी, ऐसा तो बहुत होता है, करनी है ये वो। हाँ जी, ऐसा होता है, बट उम्र ही ऐसी है। आप मैं सामने से दीदी बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग मैं दीदी बोल देता हूँ उनको। अच्छा। हाँ। कोई ऐसा किस्सा रहा हो खासतौर से लड़कियों को लेकर के? एक जगह मैं प्रोग्राम में था मुंबई पे, तो मुंबई में ऐसा था कि वहाँ पे जितनी लड़कियाँ थी सारी फैन थी, और सब कंपटीशन आपस में कर रही थी कि एक कौन इसको अपना बनाता है। उनको क्या पता कि ये स्वामी टाइप का इंसान है। और लास्ट दिन जब हुआ तो उन्होंने कहा कि आर यू बी माई BFA हो देश भर का, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा कहा। मैंने कहा दीदी मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ता और मुझे कृपया बख्श दीजिए, अभी नहीं कर सकता, बाकी जब टाइम होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। तब मैं दीदी बोल दिया उनको। लिया था उनका? नहीं, नंबर नहीं लिया, मैं इंस्टाग्राम ID देता हूँ। अच्छा। और मेरे इंस्टाग्राम 10.4 के फॉलोअर्स हैं, तो उसमें आधी तो शायद लड़कियां ही होंगी, शायद। अच्छा, शायद। हाँ, तो मैसेज ही आते रहते होंगे आपको? मैं ध्यान नहीं देता, रिक्वेस्ट पड़ी है बहुत सारी। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें। नहीं, बढ़िया है, जितना आप इस सबसे दूर रहेंगे, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि हर चीज की उम्र होती है। हाँ, और जो जहाँ तक अभी ये आए हैं, अभी इनको ये सक्सेस नहीं लग रही, इनका टारगेट कुछ और है, इनको कहीं और जाना है और उसी की मेहनत में ये लगे हुए हैं। तो क्या लगता है अगर आज से 10 साल बाद का देखा जाए तो उत्कर्ष पांडे कहाँ नजर आएंगे? अपने आप को क्या देखते हैं? आज से 10 साल का अभी देखिए ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। टारगेट होता है ना कि बिकॉज मेरा टारगेट तो है कि मैं जैसे अभी हूँ तो 10 साल बाद जैसे मैंने बचपन से ग्रोथ जो अभी की है, ऐसे ही मेरी ग्रोथ बढ़ती रहे। अभी मुझे मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लखनऊ में भी जानते हैं, अभी यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में भी फर्स्ट आया था मैं संगीत कंपटीशन में। अच्छा। तो लखनऊ में भी जानने लगे हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे ही देश विदेश हर जगह मुझे सारे लोग जाने। अभी जैसे मुझे बताना पड़ता है कि मैं उत्कर्ष पांडे हूँ, मैं गाता हूँ, ये वो, बट आगे ऐसा हो कि मुझे बताना न पड़े। पता चल। हाँ जी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े और लोग मुझे पसंद करें, मुझसे प्यार करें, मुझसे चिढ़े ना। क्योंकि आजकल जो है ना मेरी सफलता से
मेरे गांव के बहुत सारे लड़के हैं, वो चिढ़ते हैं, बट मैं ये सब इग्नोर मारता हूँ। जो लोग जितना चिढ़ते हैं मैं और उतना हंसा करता हूँ कि वाह क्या बात है। ये तो अच्छी चीज है ना। हाँ जी बिल्कुल। कहते हैं जो बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो बदनाम और होने के लिए कई सारी चीजों में लोग बदनाम भी करते हैं कि वो ऐसा है, ये है, वो है। जब लोग मुझे मिलते हैं तो वो मेरे बारे में समझ पाते हैं कि नहीं उत्कर्ष ऐसा है। और अभी आपने बदनामी का जिक्र किया, मैं इसी पे आने वाले था कि बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलते हैं कि उत्कर्ष पांडे नशा वशा भी करते हैं, ऐसा क्या है बीच में कुछ? अरे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा है। हाँ मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि नशा करता है, ये करता है, वो करता है। तो मैंने कहा कि भाई पहले तुम मुझसे मिल तो, पहले तुम मुझसे मिल तो कि मैं करता हूँ कि नहीं करता, मेरे साथ 10 दिन रहो। अगर वहाँ पे तुम मुझे नशे के मामले में देख लो तो उसके बाद तुम फिर बाद में बताओ कि मैं नशा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि मतलब ये नशेड़ी टाइप का है? उत्कर्ष पांडे के मतलब गुण तो बहुत अच्छे हैं, गाता बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सारे लोगों ने हमने बात करी तो बोले कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा गाता है, सब चीजें हैं, बस उसमें ऐब है कि वो नशा करता है। क्या नशा करते हैं? मैं संगीत का नशा करता हूँ। संगीत का नशा है मुझे। संगीत का नशा? जी संगीत का नशा करता हूँ, सुबह से शाम तक करता हूँ, रात में भी करता हूँ। जब सोता हूँ तब भी संगीत का नशा करके सोता हूँ, जब उठता हूँ तब संगीत का नशा करता हूँ। ब्रेकफास्ट ही मेरा संगीत है। ब्रेकफास्ट ही आपका संगीत है, मतलब संगीत का नशा ही करता हूँ। और नशा तो मान लीजिए भी करने की उम्र भी, सिगरेट, चरस, गांजा कुछ इस टाइप? अरे भाई साहब नहीं, ये सब चीजें से दूर हूँ और भगवान ना करे कि मैं कभी ये सब चीजें करूँ। और मुझे भी कई लोगों ने कहा जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि यार वो ऐसे बोल रहा था कि तुम नशा करते हो। मैंने कहा ये बताइए, आप मुझे 10 सालों से जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, आपने कभी मुझे आज तक देखा ये सब चीजें करते हुए? तो उनका मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा तुम उस बंदे के बहकावे के बाद जो मुझे एक दिन देखा है केवल, मतलब एक दिन से मुझे वो एक दिन देखा है वो सही है क्या? एक दिन जो देखा है वो सही है? नहीं देखा क्या, मतलब मुझे एक दिन वो देखने को पाया है। अच्छा, ये मेरे मतलब है कि मुझसे रूबरू एक दिन हुआ है। आप तो मुझे 10 साल जान रहे हो। 15 जब से मैं छोटा था तब से मतलब एक बंदा था वही बोल रहा था। तो मैंने कहा आप मुझे आज तक नहीं पाए, और जो मुझे एक दिन मिल गया उत्कर्ष भैया मेरे सामने कर दिया और अपने सामने जाकर के बोल दिया और नशा करता है, तो उसको आप मान लिए। ये वाली बात सरासर गलत है। हाँ जी पूरी गलत है, पूरी सरासर गलत। और हमारे जैसे भागवत मंच है, तो भागवत मंच में हमारे एकदम क्या होता है कि एकदम पूरी नशा वशा से मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों का माहौल होता है इतना वहाँ पे इतने अच्छे लोग रहते हैं। जहाँ पे मैं जाता हूँ भागवत में, अभी शिमला गए थे, शिमला में वहाँ पे अगर एक मतलब जैसे हमारे साथ के 1-2 व्यसनी थे, जैसे गुटखा वगैरह खाते थे, तो वही गुटखा वाले भैया मतलब एक जगह ऐसे उन्होंने पूछा कि वहाँ जाना है कैसे जाए, तो दूसरा आदमी उनको बहुत हे दृष्टि से देख रहा था कि यार ये गुटखा खाता है। तो वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा ये सब, और मुझे हर जगह चाहते हैं, तो मैं अपनी छवि खुद क्यों खराब। आप उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर स्वागत के लिए ही गुटखा परोसा जाता है कि भाई किसी के दरवाजे पे गए तो सुपारी खिलाएंगे। हाँ जी गुटखा खिलाएंगे, चित्रकूट जी। तो उत्कर्ष पांडे क्या ये सब चीजें करते हैं क्या? नहीं ये सब सुपारी नहीं, ये सब करके क्या करना है, मतलब व्यसन में मेरा क्या, हाँ वो पास आता ना सौंफ वाली, उसको कभी कभार खा लेता हूँ, वो व्यसन नहीं है, वो एक तरह से कभी कभार माउथ फ्रेशनर है वो। अरे माउथ फ्रेशनर भी नहीं है, वो मीठा रहता है, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, मैं खा लेता हूँ। तो ये सब चीजें गलत है, मैं कभी आज तक नशा किया नहीं, और भविष्य में भगवान मुझे इस सब चीजों से बचाए। चलिए बहुत बढ़िया बात आपने कही, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हम भी इसको सपोर्ट नहीं करते, बहुत गलत भी चीज़ें हैं। हाँ। तो क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो नवरात्रि के लिए कुछ हो, अगर कुछ सुनाएं आप। बहुत है। तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ।
तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। बहुत सुंदर। आप लिखते भी हैं या सिर्फ गाते हैं? मैं लिख भी देता हूँ कभी कभार, जब जैसे भक्ति में कोई गाना है जो लिखा हो आपने? हाँ जी, एक बार मैं भागवत में बैठा था, तो एक पूज्य व्यास जी थे, तो मतलब नए नए व्यास जी थे, व्यास भगवान तो व्यास भगवान होते हैं, तो उनका क्या था कि भजन भजन में ही पूरी कथा, तो थोड़ा सा बोलते थे फिर से गाना। अच्छा। और मैं एकदम से डरा बैठा था कि यार फिर से बोल दिए फिर से बोल दिए। तो एक प्रसंग आता है कि जब कृष्ण जी रोते हैं चंद्रमा के लिए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अच्छा। तो चंदा के लिए रोते हैं, तो एक बार रो दिए और हर जगह एक बार ही रोते हैं, और वो व्यास जी 2 बार रुला दिए भगवान को। अब दूसरी बार एक गाना तो हमारा फिक्स था कि हाँ चंद्र खिलौना ले हूँ, और दूसरा गाना मेरे पास था नहीं कि अब दोबारा रोने में क्या गाता, जब है ही नहीं प्रसंग में। तो मैंने वहां पे कंपोज कर दिया, मत रोना मेरे लाल तू तो मत रोना, मत रोना मेरे लाल तू तो, माँ यशोदा कहते हैं मत रोना, मत रोना मेरे लाल, तो ही मैं मिश्री माखन खिलाऊं, तो ही मैं मिश्री माखन खिलाऊं, तो ही मैं घिस घिस तिलक लगाऊं, तो ही मैं घिस घिस तिलक लगाऊं, राधा संग तेरो ब्याह रचाऊं, राधा संग तेरो ब्याह रचाऊं, मत रोना तू तो मत रोना, मत रोना मेरे लाल तू तो मत रोना, मत रोना मेरे लाल। आपने वहीं पे कंपोज किया था? तुरंत वहां पे पता नहीं क्या दिमाग पे आ गया मैंने। और एक कंपोजिंग मैंने की थी आज से कम 7 साल पहले। अच्छा। मैं नवरात्रि में अपने गांव में जो देवी माते होती हैं, तो तब मेरी पहली कंपोजिंग वही थी। अब पापा को सुनाया, पापा बहुत खुश हुए। नवरात्रि में देवी माँ के सामने बैठा था, सब लड़के खेल रहे थे, मैं बैठा था उनको देख रहा था। देखते देखते पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने एक कंपोजिंग की थी, मेरे डायरी में है, हल्का हल्का याद है, मैं 7 साल बाद गा रहा हूँ। देवी महेश्वरी दुर्गा माता, तव गुण महिमा भुवने ख्याता, देवी महेश्वरी दुर्गा माता, तव गुण महिमा भुवने ख्याता। बहुत बढ़िया। इसको 7 साल बाद गाया। जी, इसको बैठे बैठे मैंने बना लिया। घर में आके पापा को मैंने बताया, पापा मेरे एक अंतरा बनाए थे, नवरात्रि की दुर्गा माता, हर घर में तुमको पूजा जाता है, ऐसे करके। तो वो लाइन मुझे हल्का हल्का याद है। 7 साल का गाना हो गया, इतना ही याद है, बहुत है भगवान की। बहुत बढ़िया है। आपने खुद से लिखा और पहली बार की? हाँ जी, पहली कंपोजिंग मेरी तब हुई थी, मतलब जब 10 साल का था। आज मैं 17 इयर्स का हूँ, तो जब मैं 10th इयर्स का था तब मैंने पहली कंपोजिंग की थी। और उसके बाद अभी कितने साल के हैं आप? 17 इयर्स का हूँ। 17? हाँ। 17 साल की उम्र है? हाँ जी। 17 साल की उम्र में इतना सब कुछ आपने हासिल किया, और आपका टारगेट अभी और लोग कहते हैं कि मैं नशा करता हूँ, तो जो कहते हैं तो वो अपने बेटे को
या तो अपने भाई को जो 17 साल का हो उसको नशा करा के देखे कि यार उसका चेहरा, और आपको ऐसा कुछ लगा, आप इतनी देर से मिल रहे हैं, मुझे ये बात खटक गई फिर से, मतलब नहीं खैर हम देखिए नशा को प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ जी, कुछ लोगों ने बोला था तो हमने सोचा कि चलो आ रहे हैं तो ये बात भी समाज में आनी चाहिए। और हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपके हम और मेरा सवाल आपसे है कि आप मुझे कम से कम मान लीजिए सोशल मीडिया तो आप बहुत दिन से जानते हैं, फोन कांटेक्ट भी हमारा बहुत दिन से है, बट रूबरू आज हुए हैं हम लोग, तो आप इतने टाइम में आपको समझ में आया कि मैंने किया नशा, और या तो मैं नशा करता हूँ, ऐसा कुछ? नहीं अभी तो नहीं समझ में आया, लेकिन जो लोग बोलते हैं हमें वो भी पहलू, दोनों पहलू, क्योंकि अगर बतौर मीडिया हम देखें तो हमें दोनों पहलू दिखाना पड़ता है, चाहे वो आपराधिक दृष्टि हो या फिर वो पुलिस की दृष्टि से हो। तो ये बात गलत है, मैं ये सब चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। जी। हमें बिल्कुल भी नशे में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हम नशा को प्रमोट करते हैं। जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके लिए गलत है, हालांकि सरकार तमाम अब तो योजनाएं भी ला रही है। हाँ जी, हमें उससे मतलब नहीं है। अब जैसे हम भजनों की बात कर रहे थे, जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ संगीत की दुनिया में जो भजन खास तौर से गाते हैं, चाहे वो राइटर हो चाहे सिंगर हो, बॉलीवुड से लेकर के जो नए सिंगर है, नए आर्टिस्ट है जो गाना लिखते हैं, उनसे सबसे मैं एक सवाल करता हूँ, वो सवाल भी आपसे होगा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे भोजपुरी की तरफ। सवाल ये है कि जैसे आपने जो गाना सुनाया नवरात्रि का माता के लिए, तो हर चाहे कोई भी गाना हो, चाहे वो भोलेनाथ का गाना हो, चाहे वो माता रानी का गाना हो, किसी भी देवता का गाना हो, हर गाने में भगवान को तू करके जो संबोधित किया जाता है कि तू ही मेरी माँ, तू ही ममता, तू ही पिता है, ये कोई भी आप गाना ले लीजिए, हर गाने में जो भगवान के लिए तू होता है वो क्यों होता है? वो एक वात्सल्य होता है, एक प्रेम होता है, अपने अपने प्रेम करने का तरीका होता है। आजकल आपने देखा होगा गाँव में अगर वो तू को आप प्रेम बोल रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने मम्मी पापा से, घर वालों से। हाँ जी। लेकिन आप घर वालों को तो मम्मी पापा को आप ही कहते होंगे ना, या तो तुम बोलते होंगे। हाँ जी। लेकिन वो जो क्योंकि हम अमूमन हम अपने घर में भी मम्मी पापा को तुम ही या आप ही कह के बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम उन्हें सबसे ज्यादा मानते हैं अपने घर में। जब हमारा भगवान है, मतलब हमारे माता पिता का भी वही भगवान है, हमारा भी वही भगवान है, हमारे लिए तो बहुत इज्जत है, फिर हम उनको तू क्यों बोलते हैं? अब अपने अपने प्रेम करने का तरीका, जैसे सभी लोगों ने, लगभग मुझे सभी लोगों ने ये बोला कि वो प्रेम है, वो भाव है। भाव तो आपका अपने घर में भी है ना। हाँ जी। तो घर में भी आजकल आप लोग देखते होंगे कि के भी ऐसे गाने बनते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप बोला गया ना वहाँ, गाना तो अच्छा बन रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मतलब अगर तू कहते हैं तो बढ़िया राइमिंग बैठती है और लिखने में आसान हो जाता है। हाँ, वो तो एक तरीका तू का मेरा एक ये है कि जैसे गांव में हम लोग जाते हैं तो गांव में आजकल मतलब पुराने लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने मम्मी को ए अम्मा ऐसे बोलते हैं, वो भी तू बोलते थे। तो तब से जब उस टाइम के सिंगर थे, उस टाइम के जो सिंगर थे, उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी, तू की शुरुआत, तो तब से वो चीज ट्रेंड बन गया है, हर एक सिंगर तू का इस्तेमाल करने लगा है। और असल में मैं भी सुनता हूँ पुराने सिंगरों को, तो जब मैं वहाँ पे बैठा था, मैं 7 साल की उम्र में, तब भी मैं इसीलिए फिर मैंने तू का इस्तेमाल किया था। और मत रोना मेरे लाल तू तो मत रोना, ये तो मान लीजिए कन्हैया के लिए मम्मी बोल रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पहले के भी जो काफी पहले के जो राइटर हैं वो भी यही बोलते हैं। अब जैसे अभी नवरात्रि का ले ली, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। हाँ जी। तो तेरे क्यों, तो आपके भी तो हो सकता है, तुम्हारे भी तो बैठेगा नहीं ना, फिर वो तो लाइन नहीं बैठेगी, तो आगे की लाइन आप बदल सकते हैं ना। आप तो राइटर हैं, आपके पास तो शब्दों का भंडार है, तो ये इस चीजों के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आजकल के जो राइटर हैं, अब तो क्योंकि हम तो बदल सकते हैं ना, जैसे हम भोजपुरी का ट्रेंड बदल सकते हैं, लहंगा उठा दा, खोल दा, ये कर दा, वो कर दा, जो भी अश्लीलता है, तो क्या हम ये जो तू से आप में नहीं आ सकते? क्योंकि वो तो हमारे भगवान है। नहीं आ सकते हैं। और मैं भी अपनी कंपोजिंग में, ये तो पहले की मान लीजिए कंपोजिंग थी, अभी की जो भी कंपोजिंग होगी तो मैं इन सब चीजों को मैं ध्यान दूंगा कि आप आए, जो नए लिखने वाले, नए राइटर बन रहे हैं, उनको आप ये चीज, आपको लगा कि ये चीज करना चाहिए, हाँ ये चीज जरूरी है, सजेशन देंगे। हाँ जी जरूरी है, ये चीज अभी मेरे माइंड में नहीं आती, आपने बोला। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है, बट वो बदली नहीं जा सकती, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तब समाज सुधरेगा। तो पहले हमें अपने आप को बदलना है,
हमें पहले अपनी कंपोजिंग में ऐसा लाना है, तब हम जब मैं अपनी कंपोजिंग में लाऊंगा तब मैं समाज को ऐसा सुधार। आप अपनी कंपोजिंग में ले आएंगे, उसके बाद से या फिर ये जो वीडियो हम कर रहे हैं, इस वीडियो को जो लोग देखेंगे, हो सकता है राइटर भी देखें, म्यूजिशियन भी देखें, अगर वो लोग भी सुधरेंगे तो सोचिए अगर 100 लोगों को भी हमने बदल दिया, आपने हमने, हाँ जी, और फिर उन्होंने किसी और को बदल दिया तो कितना बदलाव हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी कंपोजिंग में अब से आपका इस्तेमाल करूंगा, और थोड़ा सा तू ये सब बेकार लगता है और भगवान है हमारे, तो उनको थोड़ा सम्मान से बोलना ही चाहिए। बिल्कुल सम्मान से बोलने तो में दिक्कत नहीं है। आप सबसे यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तू का इस्तेमाल कम करिए, कम क्या बंद कर दीजिए। जैसे अगर माँ बेटे का रिश्ता है तो ऐसे में तू आप ला सकते हैं, तो कोई दिक्कत पर माता के लिए से माँ है, और भोलेनाथ है, भोलेनाथ के लिए भी मैंने कई बार सुना है कि हर गाने में, हाँ जी, तो भोला भंडारी है, तू ये करता है, हाँ, तो वो करता है, हाँ, तो इसीलिए इन सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान दें जी। अब भोजपुरी की तरफ से अगर हम बढ़े तो भोजपुरी में कौन सा ऐसा गाना जो आपको लगता है कि नहीं ये एकदम शुद्ध गाना है, कितना अच्छा एक ये गाना है पवन सिंह का है, हाँ कोई सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। और मेरा फेवरेट सिंगर भी पवन सिंह है। कितना अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, अश्लीलता नहीं है, हाँ जी बिल्कुल लगता है एकदम। और ये गाना मैं गाया भी करता हूँ कभी कभार। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है। खेसारी लाल पसंद है आपको? हाँ पसंद है, बट मतलब एक होता है ना कि शुरुआत से जो पसंद हो जाती है ना, पवन सिंह को मैं बहुत पहले सुन रहा हूँ और मुझे पवन सिंह ही पसंद है, खेसारी लाल मुझे उतना पसंद नहीं। एक्टिंग के मामले में, कॉमेडी के मामले में मुझे खेसारी लाल पसंद है, बट सिंगिंग के मामले में मुझे पवन सिंह पसंद है, क्योंकि मैं सिंगर हूँ। और पवन सिंह की गायकी जो रूहदारी वाली है, दिल में छूती है, और खेसारी लाल की थोड़ा सा कर्कश लगती है, तो इसलिए उसके गाने मुझे कम पसंद है। अब तो हालांकि वो भी अच्छा गाने लगे। किस तरह के लोग हैं जो खेसारी लाल को सुनना पसंद करते हैं? आजकल तो वही गांव में थोड़ा सा, आजकल क्या है, जाति पाति ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा हो गया कि पवन सिंह ठाकुर का है और खेसारी लाल यादव का है, तो आजकल ऐसे ऐसे बंटवारा है। बट मेरे तो मैं भी पवन सिंह को ही फॉलो करता हूँ और पवन सिंह को ही मानूंगा कि हाँ ये मेरा फेवरेट। खेसारी क्यों नहीं पसंद है? अपना जातिवाद है, आपने बोला जातिवाद है थोड़ा सा, हाँ, तो आप भी क्या जातिवाद को मानते हैं? मैं ठाकुर थोड़ी ना हूँ कि मुझे पवन सिंह पसंद है, तो मैं भी तो किसी ब्राह्मण को, मैं भी तो मनोज तिवारी को पसंद कर सकता हूँ अगर जातिवादी होता तो। गा ही नहीं रहे ना। नहीं, मनोज तिवारी को पहले गाते थे और पहले के बहुत सारे उनके गाने थे, हमारा जनाजा वो कैसे है, तो उनके गाने मुझे नहीं पसंद है और मुझे पवन सिंह के गाने पसंद है, मैं पवन सिंह के गाने गाता हूँ और मैं जातिवादी हूँ नहीं, क्योंकि एक पवन सिंह का एक गाना था, जाए चंदा ले आवा, कुछ उसका अगर याद हो आपको? जहिया से चाल गईले छोड़ के हमके, जिंदगी भइल बा सुनसान हो, जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, जिंदगी भइल बा सुनसान। मैं गाने गाता नहीं हूँ, बट लिरिक्स भी मुझे याद नहीं है, इतना थोड़ा सा गुनगुना दिया मैंने। ठीक है। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, जिंदगी भइल बा सुनसान। तो आ गया मन, क्या बात, आनंद आ गया।
और कोई अपने क्षेत्र का, क्योंकि आप बुंदेलखंड से हैं, हाँ जी। हम भी बुंदेलखंड से, जी। तो बुंदेलखंड की एक अलग चीज होती है, हाँ। जो कि बाहर बहुत कम सुनने को मिलती है आमतौर पे। तो बुंदेली में कुछ अगर हो, बुंदेली अपने में साइड के लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे अभी एक गाना, लोकगीत है एक। हाँ, एक गाना बताइए। एक गाना जैसे अभी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एक समागम में, वो आगड़ दम बागड़ दम करके। बुंदेलखंड में हर तरह के अलग अलग वैरायटी हैं गानों हाँ जी, की। हाँ जी। और बुंदेलखंड में भी कई भाषाएं अलग अलग तरीके की हैं। हाँ। बुंदेली भाषा है जो बाहर बहुत कम लोग समझते भी हैं, तो अगर बुंदेली का कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी हो। बुंदेली में एक लोकगीत है जो मैं गाया करता हूँ। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। बुंदेली मैं गा नहीं पाता, जैसे वो जो मेन बुंदेली होती का कर रहा हो, ये वो झांसी साइड की बुंदेली है, तो हमारी साइड की जो बुंदेली मैं उसको गाता हूँ। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन शहरवा में पिया मोरे जई है, जौन शहरवा में पिया मोरे जई है, लागे अगिया शहर जल जाए रे, लागे अगिया शहर जले जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। ये अपने साइड का बुंदेली का बांदा चित्रकूट क्या, बांदा चित्रकूट हमारे यहाँ की खर भाषा है। नहीं, बहुत और बहुत ही प्यारी भाषा है। और मुझे तो बहुत ही प्यारी भाषा लगती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो आपस में हम यही भाषा इस्तेमाल करते हैं, और बाहर चाहे लोगों से इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। और हर चीज़ में अब जैसे कौशाम्बी निकल जाए तो कौशाम्बी में हल्का अलग टाइप की भाषा है। लाला का करत हो, ऐसे करके तो वो वैसी भाषा भी बोल लेते हैं। बट अपने साइड की जो भाषा है तो रॉयल भाषा है। अपने साइड की भाषा से मुझे याद है, जैसे हम भी कई बार कवरेज के लिए जाते हैं तो हमारी टीम में 3-4 लोग होते हैं। हाँ जी। हम भी सब अपने साइड के ही हैं। हाँ जी। तो क्या होता है कि जैसे हम कई बार पहुंचते तो हर तरह के लोगों से, नेशनल वाले रहते, मेन स्ट्रीम मीडिया के भी रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे जब हम अपनी भाषा में बात करते तो लोग हमें देखते रहते हैं। हाँ। तो बोलेंगे कुछ नहीं, बस ऐसे देखते रहेंगे। हाँ। क्या है, तो ये ऐसी इंटरनेशनल भाषा है बांदा चित्रकूट की कि ये बांदा चित्रकूट के अलावा कहीं नहीं बोली जाती। हाँ जी, बिल्कुल। आता बुंदेलखंड में, लेकिन देखिए बुंदेली भाषा ही अलग है। हाँ, है ना? हाँ, ये केवल अपने बांदा चित्रकूट में ही बोली जाती है। हाँ। और अपने यहाँ तो प्राउड भी होता है कि यार नहीं, हम अलग ही हैं दुनिया से। बहुत बहुत प्राउड होता है। और हम अलग जगह जैसे जाते हैं तो हम लोगों से बोलते हैं कभी कभार कि ए भैया कहाँ जाते हैं, तो क्या ऐसे तो उनको फिर से बताते कहाँ जा रहे हैं ये वो। तो एक प्राउड होता है। और हम एक बात और है कि हम कहीं भी अगर जैसे किसी अलग जिले में गए, जैसे मान लीजिए मुंबई है अपना और पटना बिहार हो गया, तो वहाँ पे अपनी भाषा बोलेंगे तो ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे। और ये चीज का थोड़ा सही भी रहता है, सही भी रहता है कि कुछ भी प्राइवेट बातें करनी है तो अपना बात कर लो उनके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा सा टाइम की भी बचत होती है। नहीं फिर पहले उनके जाने को ताको, फिर उसके बाद कान में खुसर फुसर तो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे हम नॉर्मली बात कर लेंगे तो लोग सोचेंगे कि हाँ यार नॉर्मल ही बात कर रहे होंगे, कुछ होगा। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं उत्कर्ष पांडे के अंदर घमंड बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एटीट्यूड होना चाहिए बट घमंड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड थोड़ा सा जैसे मंच में बैठते हैं हम लोग, थोड़ा सा मंच वाला एटीट्यूड तो हमेशा जरूरी है। किस तरह? बट लोगों से जो मंच का एक एटीट्यूड अलग ही होता है। जैसे वहाँ पर एंट्री करने का अच्छा एक, उससे क्या होता है कि जब तक आप गंभीर होंगे उस एटीट्यूड से आपके गंभीर होने का पता चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम फ्रेंडली बात कर रहे हैं, फ्रैंकली मैं भी बात कर रहा हूँ। और जब मैं मंच में जाऊंगा तो मेरा एक अलग ही रुतबा होगा। जब मैं मंच में बैठूंगा तो मेरा एक अलग पैशन होगा। और अभी मैं गाना भी गा रहा हूँ तो मैं अलग लहजे से गा रहा हूँ। मंच में बैठूंगा तो एक एनर्जी आ जाती है, तो उसमें फिर मैं डबल एनर्जी से गाता हूँ। तो उस चीज का एटीट्यूड जरूरी है कि लोग आपको गंभीर समझे, आपको ये ना समझे। अगर एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है तो लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगेंगे कि हाँ यार ये तो उसी तरह का है।
तो इसलिए एटीट्यूड जरूरी है, बट घमंड नहीं जरूरी। बातचीत में, लोगों से बातचीत में, हाँ जी, जो अपने लोग हैं, आपका अपना है या कोई जो अपने लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो मुझे चाहने वाले, जो मुझे पता है कि हाँ ये दिल से मेरा है, मुझे चाहता है, उनसे भी एटीट्यूड है? तो नहीं, उन लोगों से मैं इतना फ्रैंकली हो जाता हूँ कि वो लोग मुझे छोड़ ही नहीं पाते कभी, और लाइफ टाइम तक मुझे याद रखते हैं और हमेशा फोन करते रहते हैं। और जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, वो लोग मुझे जानते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा एटीट्यूड रहता है कि सबके साथ देखिए बराबर नहीं हो सकते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हम किसी किसी के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, और हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं तो आज भी हैं, तो सब लोग तू बहने से बात करते हैं, तो वो फ्रेंड सर्कल वो तो अलग हो जाता है। अगर एटीट्यूड रहता, घमंड रहता, तो मैं उनसे भी अलग रहता, घमंड रहता तो मैं उनसे भी अलग रहता कि नहीं यार, वो आज भी अगर मैं अपने दोस्त को बोला क्या करते हैं रे, यही बोलेगा। तो यही घमंड नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का एटीट्यूड है, हल्का नाम मात्र। कुछ लोग इसको दूसरी तरह से देखते हैं। हाँ, वो जो मुझसे जो देखते हैं तो दोबारा जब मुझसे मिल लेते हैं वो तो समझ जाते हैं कि नहीं, उत्कर्ष पांडे अच्छा आदमी है। और असल में क्या था, अभी मैं नवयुवक हूँ, अभी नया सिंगर आया हूँ इस लाइन में, तो थोड़ा सा लोगों का एक नजरिया होता है अलग अलग देखने का। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, पर मूरत देखी दिन तैसी। तो एक ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोला है, तो जिसकी जैसी भावना रहती है उसको बंदा उसी तरह दिखता है। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने नजरिए से देखता हूँ, तो मुझे हर एक बंदा अच्छा लगता है। दुनिया में जितने लोग हैं मुझे सब अच्छे दिखते हैं कि हाँ यार ये अच्छा है। पंजाबी में कुछ हो जो आपने कुछ लगा हो आपको कि ये बहुत बढ़िया मैं कर सकता हूँ? पंजाबी में एक मुझे बहुत ही प्यारा है, मुझे ये गाना, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये वो गाने हैं जिनको उत्कर्ष ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, और क्योंकि इनके पुराने वर्जन आपने सुने होंगे बहुत, लेकिन ये हर गाने को अपने तरीके से गाते हैं और वही सबसे अलग करने का थोड़ा सा प्रयास इनका रहता है हमेशा हर गाने को लेकर के। और कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो फिर इस पॉडकास्ट का? ये ट्रेंडिंग चला था सोनिए जे तेरे नाल, मुख तेरा वेख के चांद शर्मोनाए, रब भी बना दे तेनू आप पछताना है, फुला जेहा दिल तेरा, फुला जेहा दिल तेरा, कदी मैं दुखावा, निरब कर मैं मर जावा, ओ निरब कर मैं मर जावा, सोड़िए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब कर मैं मर जावा, ओ निरब कर मैं मर जावा। बहुत बढ़िया आपने गाया। और ये बताइए, जैसे पंजाबी गाने भी आपको पसंद है, पंजाबी आप अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते रहते हैं। हाँ जी। पंजाबी समझ आती है? जैसे ये गाना है। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आता है। ये गाना मतलब कवि क्या कहना चाहता है, क्या उसके कवि इसमें ये कहना चाहता है, रूप तेरा वेख के, यानी कि तेरा जो मुख है, तेरा जो चेहरा है और तेरा जो रूप है, उसको देख करके चांद भी शर्मा जाता है, और रब तुम्हें बनाकर, भगवान तुम्हें बनाकर पछता रहा है भगवान कि ऐसा करिश्मा मैंने कैसे बना दिया। और फूला जेहा दिल तेरा कदी मैं दिखावा, हे फूल, मतलब उसको फूल कह रहा है कभी, और मैं तेरा दिल कभी मैं दुखाऊं तो
रबे कर मैं मर जावा, भगवान करे मैं मर जाऊं। हाँ, अगर मैं तेरा दिल दुखाऊं तो मैं मर जाऊं। तो पंजाबी समझ में आ जाती है और बिहारी भी समझ में आ जाता है। प्रोग्राम करते करते सब प्रैक्टिस हो गई है कि हाँ ऐसे ऐसे बोलते हैं। लोग हमारे सामने बोलते हैं तो हम उनकी भाषा समझ जाते हैं, और हम बोलते हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद इतना सब कुछ सुनाने के लिए, इतना सब कुछ बताने के लिए। एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें, जो नए नए अभी सिंगर बन रहे हैं या जो सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए, जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है उसमें से कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि उनको यहाँ तक आने में दिक्कत ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। मैं अपने जितने भी सीखने वाले संगीत जो चाहते हैं कि मैं सिंगर बनूं, मैं आर्टिस्ट बनूं, तो उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा फोकस करिए अपने एम पे, जो हमें करना है, जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल को देखिए। और ये लोगों का कहना है, लोग शुरुआत में बहुत हंसते हैं, मेरे ऊपर भी लोग हंसते थे और अभी भी कुछ लड़के हैं जो मैं सब अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ। मेरे जानने वाले वो भी हंसते हैं, मेरे पीठ पीछे हंसते हैं। सामने से किसी का औकात नहीं बोलने की, और मेरे पीठ पीछे हंसते हैं। कभी कभी सामने भी जो ज़्यादा वो वाला होता है, मुँह चढ़ा वाला, सामने बोल देता है। तो आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बट आपको देखना है अपनी मंजिल। अगर आपने मंजिल को देख लिया तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और अगर आप शर्मा गए, अगर आपने अपनी मंजिल के मुंह मोड़ लिया कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग हंस रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें सोच लिए तो आप कभी लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं भी अभी स्ट्रगलर हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। बस ये है कि भगवान की कृपा है। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 2-3 सालों में एक अच्छा फ्रेम मुझे मिले जी, और एक अच्छा सिंगर बनूं। चलिए, बहुत धन्यवाद और आपका यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए। और जितने लोग उत्कर्ष को नहीं जानते हैं, ये चित्रकूट से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड एरिया में चित्रकूट जिला आता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कुछ हासिल किया और जो जो चीज़ें समस्या आई इन्होंने शेयर किया। और अगर आप लोग इनको जानते हैं, इनकी कोई कमी को जानते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि इनसे कोई ऐसा सवाल हो जो आपको पूछना चाहिए था हमने ना पूछा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और वीडियो में ये ज़रूर बताएं कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा। बहुत धन्यवाद।